Yes, very good morning, my dear class. बेटा कैसे हैं आप सभी? You all are good. Yes, students, you are welcome in the online tutorial of Part Public School. Students, yesterday we had studied one accidental law performed by the Oersted experiment. But today we will study Biot-Savart law. Biot-Savart law is the experimental law, that is not accidental law. And by this law, you can find out the magnetic field intensity at any general point. Magnetic field intensity is the vector quantity first of all, and student, this is the very important point and very important law of this unit. So please be serious and open your notebooks, sit straight on your chair and make handwritten notes. You have to prepare and you should prepare your handwritten notes along with these lectures, because बेटा तुम्हारे अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स ही तुम्हें प्रैक्टिस करवाते हैं और दूसरा तुम्हें पता होता है कि तुमने कहां पर क्या लिखा था। ठीक है, तो अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट बायोट-सावर्ट लॉ। यस, तो बेटा देखते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर बेटा एक वर्ड लगा हुआ है फील्ड। तो फील्ड वर्ड हम कहाँ पर लगाते हैं? हम फील्ड फोर्स के साथ वर्ड लगाते हैं। कोई अगर फील्ड फोर्स है तो मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूँ कि फील्ड फोर्स का मतलब होता है विदाउट कॉन्टेक्ट, मतलब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। बिना कॉन्टेक्ट बनाए जो फोर्सेस हम लगा सकते हैं वो सारे फील्ड फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड है और ग्रेविटेशनल फील्ड है, इनमें कोई कॉन्टेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, खुद फोर्स लगता है विदाउट कॉन्टेक्ट। ओके, तो अब ये भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है। तो बेसिकली सबसे पहले जो हमारा बेटा फोर्स आया था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो आया था G। मास पे डिपेंड था m1 m2 डिवाइडेड बाय दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो डिस्टेंस होता था उसका स्क्वायर। इस स्क्वायर को क्या बोलते थे? इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ। फिर इसी की कॉपी कर ली थी हमने, जो कूलम्ब्स थे, कूलम्ब्स ने इसी की कॉपी करी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बनाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैसे बना था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स यहाँ पर लगा था K, कूलम्ब्स कांस्टेंट, मास की जगह चार्जेस आ गए थे K, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ था, सिर्फ मास की जगह पे क्या लगे हुए थे? चार्जेस लगे हुए थे। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि फिर तीसरा फोर्स हमें मिला मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स। जब जब फील्ड वर्ड आता रहा तब तब हम ये सोचते रहे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम है। मास की जगह पर क्या था? चार्जेस थे। अब हमने सोचा कि चार्जेस की जगह पे हम मैग्नेटिक फील्ड वर्ड लगा देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये वाला फॉर्मूला कॉपी नहीं हो पाया इसके अंदर, कुछ भी रीजन रहा होगा, बट ये कॉपी नहीं हुआ। कल हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ये था, वो कोई प्रॉपर एक्सपेरिमेंट नहीं था। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट वो एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, वो एक एक्सीडेंटली सामने आ गया था। बेसिकली उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की। तो लेकिन वो एक एक्सपेरिमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आया लाइफ में मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने एक सिंपल सा फंडा बताया था, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना बेटा, अब ये सोर्स याद रखना। सोर्स क्या बताया था? सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था कि अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, तुम्हारे पास एक कंडक्टर होना चाहिए और उस कंडक्टर में करंट होना चाहिए, सिंपल। तो दैट मींस इसको हम बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। या फिर हम इसको बेटा ये भी बोलेंगे, अब ज्यादातर हम ये वाला वर्ड यूज करा करेंगे, इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट, याद करो इस वर्ड को, दैट इज अ करंट एलिमेंट। ठीक है, तो ये करंट एलिमेंट का मतलब है कि ये करंट एलिमेंट, जिस एलिमेंट के पास करंट होगा, मतलब चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, फिर इन्होंने स्नो रूल दिया, जैसा कि तुमने कल किया है। हाँ, नोट्स बेटा मैं दे देता हूँ, कल मेरे माइंड से स्किप हो गया था, तो अभी मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करता हूँ इसमें। ठीक है, हाँ, आज वाले नोट्स तुम बेटा साथ साथ बनाओगे, तो आज वाले नोट्स जो तुम बना रहे हो वो साथ साथ बनाना, क्योंकि आज डेरिवेशन करवानी है मैंने। ये तो जस्ट एक पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। सोर्स क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का? करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, और
करंट एलिमेंट इसको तुम बोलो। सिंपल सा पॉइंट है ये, सब कुछ सिंपल है यहाँ तक। इसके बाद अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा नॉर्थ टू साउथ जा रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेट। अगर इनसाइड द मैग्नेट की बात करते हैं तो साउथ टू नॉर्थ जाता है, ठीक है। अब ये कोई मैग्नेट नहीं है, दिस इज नॉट अ बार मैग्नेट, दिस इज द जस्ट अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। मैं डायरेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी होता लाइक अ करंट तो हम इसकी डायरेक्शन की बात ना करते, बट दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। तो बेटा देखो ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ये कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, सिंपल सा 10th में भी तुमने रूल पढ़ा था। इन कोसेंट्रिक सर्कल्स ये क्लॉकवाइज होंगे या ये एंटी क्लॉकवाइज होंगे, कि ये मान लो दैट इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सर्कल्स बनेंगे। कोसेंट्रिक सर्कल का मतलब जिनका सेंटर सेम होगा, ठीक है, ध्यान रखना। सेकेंडली अब ये वाले जो सर्कल्स होंगे ये क्लॉकवाइज होंगे या एंटी क्लॉक होंगे, इसके लिए कौन सा रूल पढ़ा है 10th में, जल्दी से मुझे उस रूल का नाम बताइए, मैसेज कीजिएगा जल्दी से, हरी अप प्लीज, फास्ट। जल्दी बताइए बेटा कौन सा रूल है ये। तो इसको निकालने के लिए बेटा जो रूल है दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल। सिंपल रूल है, स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करना देखना, अपने थंब को उधर की तरफ पॉइंट करके रखना है जिधर करंट फ्लो कर रहा है। मान लो ये करंट फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर में अपवर्ड, तो तुम्हारा थंब राइट हैंड का थंब, नॉट लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का थंब रहेगा करंट की डायरेक्शन में। ये जो फिंगर्स कर्ल कर रही हैं, जिधर मुड़ रही हैं ये फिंगर्स, उस तरफ ये सर्कल्स अपनी रोटेशन करेंगे, ठीक है। अब ये फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, मतलब ये कंडक्टर है, कंडक्टर में करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो थंब मेरा अपवर्ड रहेगा, और ये फिंगर्स ऐसे कर्ल कर रही हैं, इसको ऐसे कैप्चर कर रही हैं, तो दैट मींस ऐसे घूमेगा। अब ऐसे घूमने का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसके अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर करंट डाउनवर्ड आ जाए, डाउनवर्ड करंट आ जाए तो क्या करोगे, थंब डाउनवर्ड हो जाएगा, फिर फिंगर ऐसे आएंगे। कर्ल देख लेना, अपने फिंगर का जो कर्ल है ना, कर्ल चेक करना कि कर्ल कैसे बनता है। अब ऐसे बनेगा तो ये क्या हो गया बेटा, ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल सा फंडा है। अब क्या होता है, हम क्या कहते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब तुम इसके ऑपोजिट वर्जन में भी आ सकते हो कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल है, और ये सर्कल नहीं है, इस सर्कल को मान के चलो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, और मैं इसकी डायरेक्शन तुम्हें बता देता हूं कि इसकी डायरेक्शन है एंटी क्लॉक। ये एंटी क्लॉक मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारे पास, तो इसके बीच में जो कंडक्टर होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट एलिमेंट कुछ भी बोल सकते हैं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके बीच में, तो उसके चारों तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो मैंने बताया तुम्हें ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका जो सोर्स है वो करंट कैरिंग एलिमेंट है, तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट इसके सेंटर में है, उसके चारों तरफ ये फील्ड है। तो बताओ उस करंट कैरिंग एलिमेंट में करंट इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, जल्दी से मैसेज करो इस एंटी क्लॉक को देखते हुए। इमेजिन करो अपने माइंड में कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, मान लो ये तुम्हें दिख रहा है करंट कैरिंग एलिमेंट, ये मार्कर दिख रहा है, मान लो इसमें करंट है और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और वो एंटी क्लॉक बन रहा है, तो बताओ इस कंडक्टर के अंदर करंट इनवर्ड होगा या तुम्हारी तरफ होगा या इस बोर्ड की तरफ होगा। तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताइएगा। हरी अप आंसर आ चुका है, अमीशा बता रही है कि इनवर्ड होगा, बट गौतम इज सेइंग आउटवर्ड, अक्षर इज सेइंग इनवर्ड। तो मैं देखता हूं कैसे होगा। सिंपल होता है बेटा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तुम ऐसे राइट हैंड थंब रूल पता है कैसे लगाया करो, जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है ना, उस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ लिया करो, होल्ड कर लिया करो, होल्ड कर लिया। अब
तुमने क्या करना है, अपने थंब को उस तरफ खोल देना है और उसके बाद अपने फिंगर्स के कर्ल को चेक करना है। अब देखो फिंगर्स का कर्ल क्या कहता है, एंटी क्लॉक, और थंब क्या कहता है, थंब किसकी तरफ आ रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है, तो इस कंडक्टर में करंट होगा आउटवर्ड, तुम्हारी तरफ होगा, नॉट इनवर्ड। अगर ये क्लॉकवाइज होता तो इनवर्ड होता। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें जो बात बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इनवर्ड और आउटवर्ड का जो साइन होगा वो कैसे शो करूंगा। तुमने एरो देखा है ना, तीर देखा है, तीर, तो तीर ऐसे होता है कुछ, देखो ये तीर होता है बेटा, ये इस टाइप से ये तीर होता है, ये एरो हम सबने चेक किया है। अगर तुम इस एरो को मैं ऐसे घुमा दूं तुम्हारी तरफ, तो तुम्हें एरो का क्या नजर आएगा, तुम्हें एरो की सिर्फ एक टिप नजर आएगी, आगे का ये पॉइंट नजर आएगा एरो का, और तो तुम्हें एरो नजर ही नहीं आएगा। जैसे मार्कर तुम्हारी साइड है, ठीक है, अगर ये मार्कर मैं तुम्हारी साइड कर देता हूँ तो तुम्हें मार्कर का क्या नजर आ रहा है, सिर्फ टिप नजर आ रही है, तो उसका मतलब होगा आउटवर्ड कि ये तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये एरो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ये जो एरो है दिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। तो दैट मींस अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल पॉइंट बनाऊंगा, देख सकते हो सेंटर में एक पॉइंट, पॉइंट का मतलब है कि तुम्हें और कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ इस एरो की टिप नजर आ रही है, तो ये आउटवर्ड का साइन होता है कि ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, आउटवर्ड। ये क्लियर रखना, ये पॉइंट्स क्लियर रखना, ठीक है। अगर मैं क्रॉस बनाऊंगा, मतलब ये पीछे वाला साइन, अगर एरो जाता, पीछे से एरो को देखोगे तो तुम्हें एक क्रॉस नजर आएगा। जब तुम एरो को पीछे से देखोगे, जो तुमसे दूर जा रहा होगा, तो तुम्हें क्रॉस नजर आएगा। तो अगर मैं कहीं पे ऐसे क्रॉस बना दूं, ये क्रॉस बना दूं, तो क्रॉस का मतलब हो जाएगा बेटा इनवर्ड। क्रॉस का क्या मतलब हो जाएगा, इनवर्ड। ये याद रखना, ये डायरेक्शन बताने में तुम्हें बहुत काम आएंगे पॉइंट। अगर मैं ये डॉट बनाऊंगा तो तुम समझ जाओगे डायरेक्शन आउटवर्ड है, तुम्हारी तरफ है। अगर मैं क्रॉस बनाऊंगा तो समझ जाना कि डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन थी, राइट हैंड यूज करना है। एंटी क्लॉक डायरेक्शन थी तो थंब हमारा बाहर की तरफ है, इसलिए डॉट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना दूं तो क्या होगा, ये थंब अंदर की तरफ जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। तो ये क्रॉस करेगा। तो जल्दी से बताइएगा मेरे को, ये डॉट और ये क्रॉस क्लियर हो गया। हमें सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया। क्या होता है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग एलिमेंट या करंट कैरिंग कंडक्टर या सिंपल करंट एलिमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सोर्स यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स पता लग गया। कौन सा सिंपल रूल कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल है। राइट हैंड थंब रूल से तुम किसी करंट एलिमेंट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन बता सकते हो, क्यों क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। सिंपल काम है बेटा, बहुत सिंपल काम है। तो इसका रेसिप्रोकल भी याद कर लो थोड़ा सा। रेसिप्रोकल मतलब इसका एक मिरर का जो रिफ्लेक्शन होता है, तो इसका रिफ्लेक्शन पार्ट भी देख लो। अगर ये करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, अगर तुम चारों तरफ ऐसे करंट, इसके चारों तरफ करंट चलाओगे तो सेंटर में से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। मतलब कहने का कि अगर तुम बिल्कुल इसको ऑपोजिट दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, बिल्कुल इसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं। क्या रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं, यहाँ पर क्या है कि करंट सेंटर में जा रहा है, कंडक्टर में से ऐसे करंट जा रहा है, तो उसके चारों तरफ सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अगर सर्कुलर करंट चलेगा, मान लो तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है रिंग फॉर्म में, ये कंडक्टर है सर्कुलर फॉर्म में, इसमें तुमने करंट फ्लो करवाया आई, ये करंट फ्लो करवाया, तो इस कंडक्टर में से जो करंट फ्लो करेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें सेंटर में से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। ये इसका ऑपोजिट कर लो बिल्कुल। अगर तुम सेंटर में करंट फ्लो करवाओगे तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कुलर फॉर्म में। अगर सर्कुलर फॉर्म में तुमने करंट फ्लो करवा दिया तो स्ट्रेट लाइन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आएगा या अंदर की तरफ जाएगा, तो वही सेम रूल है कि अगर करंट एंटी क्लॉक है, देख सकते हो एंटी क्लॉक अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, मतलब डॉट लग जाएगा यहाँ पर, ये B है मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर क्लॉकवाइज करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। तो ये सारी एप्लीकेशन आएंगे तुम्हारे सामने, बट बेसिक पॉइंट्स याद करो, इसको हिंदी में लिख लो चाहे पेज पर, ठीक है। कि अगर हम एक स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं तो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, रूल वही का वही रहेगा, राइट हैंड थंब रूल। और अगर मैं एक सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करवाता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाली लाइन पे आ जाता है। अगर सेंटर वाली लाइन पे करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ रहता है, अगर करंट चारों तरफ होता है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाली लाइन पे आता है।
ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आएगा या अंदर की तरफ होगा, वही रूल लगा दो, राइट हैंड थंब रूल लगा दो। सिंपल सा फंडा है बेटा, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सिंपल बातें हैं। इनवर्ड का मैंने तुम्हें पॉइंट बता दिया, आउटवर्ड का पॉइंट मैं तुम्हें बता चुका हूं ऑलरेडी। एक सेकेंड, तो यहाँ पर बेटा मुझे जल्दी से मैसेज करो, यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं? कोई डाउट है तो मैं फटाफट रिपीट करूँ, क्योंकि मैं आने लगा हूँ फॉर्मूले पे। फटाफट से मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कोई डाउट है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपना तुमने याद रखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अब बेटा यहाँ पर थोड़ा सा चाहे हिंदी में इनके नोट्स को बनाओ, इन पॉइंट्स को, क्योंकि पॉइंट्स तुमसे पेपर में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन इसके बिना तुम अपना चैप्टर या अपना यूनिट कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक पॉइंट्स है ना हमारे। तो ठीक है, आते हैं अब आंसर। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मुझे इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है? तो आंसर है बियोट-सावर्ट्स लॉ। That is the most important part of your this unit. क्या आंसर है बेटा? बियोट-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, और इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया था। अब इन्होंने कोई जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्हों का एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटल नहीं था जैसे ऑर्स्टेड का था, बाय चांस हो गया था। इन्होंने प्रॉपर इंटेंशनली माइंड में एक टारगेट सेट करके एक्सपेरिमेंट किया था, एनालिसिस किया था, और वो जो एनालिसिस था उन्होंने यहाँ पर सारा डिस्क्राइब किया। देखते हैं क्या क्या उन्होंने किया था। उन्होंने एक एलिमेंट लिया, जरूरी नहीं है स्ट्रेट हो, कोई भी शेप का उन्होंने एक एलिमेंट ले लिया। उस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये एलिमेंट कुछ नहीं कर सकता, ये कंडक्टर कुछ नहीं कर सकता, इसके पास कुछ नहीं है। ये तब हमारे काम में आएगा जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि करंट फ्लो करते ही हमें पता है ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो हमने इसमें क्या किया बेटा? आई करंट फ्लो करवा दिया, आई। तो सबसे पहली इनकी कंडीशन थी, बायो-सावर्ट्स लॉ को पढ़ने से पहले, ठीक है, हम सबसे पहले इसकी कंडीशन जान लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन थी। इसकी कंडीशन ये थी, जैसे तुमने एक कंडीशन पढ़ी थी कूलम्ब्स लॉ में, तो कूलम्ब्स लॉ की जो कंडीशन थी वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही यूज होता था। सेम कंडीशन इस पे लगी हुई है कि ये बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स के लिए यूज नहीं हो सकता, ये बहुत छोटे से करंट एलिमेंट के लिए यूज हो सकता है। करंट एलिमेंट वर्ड का मतलब है सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत छोटे से सोर्स के लिए यूज हो सकता है, बहुत बड़े सोर्स के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसकी सबसे पहली तो ये कंडीशन है, उस कंडीशन मैं लिखवा रहा हूँ, मैं हर चीज यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, आप तुम नोट्स बनाओगे यहाँ से, तुम्हारे प्रॉपर नोट्स बनेंगे बियोट-सावर्ट्स। एक्चुअल में तुम्हारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अगर बेसिकली हम चेक करें तो ये चैप्टर अब स्टार्ट हो चुका है एक्चुअल इन एक्चुअल। चलिए अब देखते हैं, एक सेकंड रुकना बेटा जरा, होल्ड। हेडिंग बना ली सबने? चलो पहले इसकी कंडीशन भी लिख दें क्या? कंडीशन ही लिख लेते हैं पहले, ताकि हमें माइंड में डाउट ही ना रहे। कंडीशन हमें जरूर पता होनी चाहिए। लिखो, इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट्स, on small current elements। एप्लीकेबल में डबल भी कर लेना बेटा, छोटी छोटी गलतियां देखते रहा करो। एप्लीकेबल ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट्स, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशन लिख दी और साथ में ही हम ये फर्स्ट कंडीशन बना दो, एक बना दो सेकंड पॉइंट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सीडेंटल नहीं है ये, एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल लॉ। चलिए अब मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाता हूँ। ये हमने कोई भी एलिमेंट लिया, दिस इज द एलिमेंट, और ये करंट आ गया आई। तो ये है हमारे लिए क्या बेटा? दिस इज द करंट एलिमेंट, ठीक है, करंट एलिमेंट है ये। लेकिन हमने बेसिकली जो करंट एलिमेंट लेना है वो कैसा लेना है? स्मॉल लेना है। ये तो बहुत बड़ा है,
इतना बड़ा करंट एलिमेंट के लिए ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं है। हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे सुनहरे अक्षरों में ऊपर ही लिख दिया कि बहुत बड़े एलिमेंट के लिए हम ये नहीं लगा सकते। तो सिंपल सा फंडा है कि हम इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट ले लेंगे dl। अब ये dl क्या है, तो हम dl को मेंशन कर देते हैं। dl इज द स्मॉल करंट एलिमेंट। dl इज द स्मॉल करंट एलिमेंट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, जब इस dl में से करंट I पास करेगा तो क्या इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? क्योंकि ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब दैट इज द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैं तुमसे पूछता हूं कि मुझे तो इंटेंसिटी देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड का मैं क्या करूं? मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड इज जस्ट अ स्पेस अराउंड दिस कंडक्टर। इस कंडक्टर के चारों तरफ स्पेस होगा मैग्नेटिक फील्ड का मतलब। मैं कहता हूं इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मुझे इंटेंसिटी देखनी है एट पॉइंट P। मान लो ये कोई पॉइंट P है, तो मैं कहता हूं बताओ इस करंट एलिमेंट, इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर कितनी इंटेंसिटी होगी। तो वो इंटेंसिटी तुम्हें देखनी है। उसके लिए बेटा हम यहाँ पर एक पोजीशन वेक्टर ले लेंगे r। अभी मैं लिखवा रहा हूँ, ये डायग्राम तुम बना सकते हो r वेक्टर। एक पोजीशन वेक्टर मतलब एक डिस्टेंस ले लेंगे कि ये एलिमेंट इस पॉइंट P से इतनी दूर है, और उसके बीच में पॉइंट के जो ये पोजीशन वेक्टर है और जो ये करंट एलिमेंट है dl, इसके बीच में कितना एंगल है वो भी हम मेजर कर लेंगे थीटा। इतना काम तुम कर लो, फिर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, तब तक तुम डायग्राम बनाओ। कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखता चला जाता हूँ। I इज इक्वल टू व्हाट? करंट। I क्या है बेटा? यहाँ पे करंट है। कौन सा करंट है, कहाँ पे करंट है, तो लिख लो आगे से इन एलिमेंट, करंट इन एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा R। R क्या है? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? स्मॉल करंट एलिमेंट। I हमने लिख दिया कि करंट है, R हम लिख चुके हैं, dl भी लिख देते हैं। dl क्या है? dl को मेंशन कर देते हैं। dl इज द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। dl लेंथ है करंट एलिमेंट की। अच्छा बेटा, dl के ऊपर मैंने वेक्टर लगाया है, बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी। तो हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन निकालना बहुत इजी है। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में dl होगा। तो मैं इसी में मेंशन भी कर देता हूँ, क्या n डायरेक्शन इसी में ही मेंशन कर देते हैं। n डायरेक्शन ऑफ dl इज सेम as of current I। लो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिखते चले जाएंगे। हाँ, एक पॉइंट रह गया, थीटा नहीं लिखा ना, थीटा भी लिख देते हैं। थीटा क्या है? बेसिकली थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड r। मतलब करंट एलिमेंट में और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है, यहाँ तक इसे फटाफट से लिख लो, फिर आगे स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा, बोर्ड सारा फिल हो गया है। यहाँ पर हमें बेटा क्या फाइंड आउट करना है? बेसिकली तुम्हें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है B। ध्यान से सुनना, एक मिनट लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो तो एक सेकंड के लिए स्टॉप हो जाओ। यहाँ पर बेटा हमारे पास हमें फाइंड आउट करना है B। ध्यान से सुनो, किस पॉइंट पर? B पॉइंट पर। तुम्हें फाइंड आउट करना है इस पूरे कंडक्टर के लिए, बट पूरे कंडक्टर के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो तुमने क्या किया? बियो-सावर्त लॉ को एप्लीकेबल करने के लिए तुमने छोटा सा एलिमेंट लिया dl। तो इस dl के ऊपर सबसे पहले P पॉइंट पर तुम थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लो dB, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे एलिमेंट का आ जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है कि मुझे dB यहाँ पर कैलकुलेट करना है। और बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ B एंड dB? क्या मतलब है इस B का और dB का?
तो B इज व्हाट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पे तुम्हें इंटेंसिटी पता चलेगी, लेकिन ये B का मतलब है पूरे एलिमेंट के कारण पता चलेगी, फॉर द कंप्लीट एलिमेंट, बट dB का मतलब है जस्ट फॉर dl। ठीक है, यहाँ तक बेटा कोई डाउट है तुम्हें? ये डायग्राम वगैरह सब क्लियर हो गया है? जल्दी से यस नो करते रहना बेटा, मुझे भी पता लगता रहेगा। हरिओ, चलिए अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें अपना फॉर्मूले की तरफ आना है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे मिलेगा, वो हम देखना चाहते हैं। ये सारा हमने अपना जो जो इसमें कंसीडर किया था वो लिख दिया था यहाँ पर। तो अब उसके आगे लिखते हैं, कंटिन्यू करो उसके आगे बेटा। इफ dB इज द मैग्नीट्यूड, इफ dB इज द मैग्नीट्यूड, अब किसका मैग्नीट्यूड है ये बेटा? dB इज द मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड होगा? मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? तो हम कहेंगे जो इस करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, तो वो वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो आगे लिखते चले जाएंगे, प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंट। ठीक है, इफ dB इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंट एट पॉइंट P, देन चलिए कर दो स्टार्ट। देन आ गया, यहां तक लिख लिया। देन अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, ये लॉ क्या कहता है? इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट से को पता लगा था कि ये जो dB है, ये dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। करंट ज्यादा कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। dB का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, कल बताया था ना कि अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्राउड कम होगा तो इंटेंसिटी कम होगी। क्राउड कब ज्यादा होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्राउड कब कम होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दैट मींस वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी मैग्नेटिक लाइन, अगर वीक होगा तो कम होंगी। तो अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगी? करंट ज्यादा फ्लो करवा दो। ठीक है, पहला प्रोपोर्शनल है ये करंट में। सेकंड देखते हैं कि dB और किस पे प्रोपोर्शनल है, तो आंसर है वो दूसरा प्रोपोर्शनल है dl पे। लेंथ पर भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंडली वो किस पर प्रोपोर्शनल है? dB इज आल्सो प्रोपोर्शनल ऑन दैट थीटा, बट ये थीटा आएगा साइन फंक्शन के साथ। तो बच्चे पूछते हैं सर साइन क्यों लगा? भाई ये साइन एक एक्सपेरिमेंट करते टाइम उन्हों को लगाना पड़ा कुछ रिजल्ट्स निकालने के लिए। किनको लगाना पड़ा? बायोट-सैवर्ट लॉ को लगाना पड़ा, तो कुछ रिजल्ट्स निकालने के लिए। क्लियर है यहाँ तक सब पॉइंट? ठीक है, आगे देखते हैं इसके बाद। यस, नाउ साइन थीटा हो गया, फिर dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, या हम ये कह सकते थे कि ये वाला फॉर्मूला भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था। मतलब जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर इनवर्स पे, दैट इज कॉल्ड द इनवर्स स्क्वायर लॉ बेटा। यहां तक अब ये 4 पॉइंट हमने लिखे हैं। 4 पॉइंट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, 4 पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अब इन सारों को कंबाइन कर दिया जाए। तो मैं ऊपर से अब साफ कर देता हूं। चलिए, बाय कंबाइनिंग these equations क्या मिलेगा तुम्हें? dB directly proportional to what? I dl sin theta
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस पे बॉक्स बना लो, ये तुम्हारा बेटा बेसिक फॉर्मूला रहेगा इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का। ये मैग्नीट्यूड है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, इसलिए मैंने इसके ऊपर अभी वेक्टर नहीं लगाया। ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है बेटा, यहाँ पर ये म्यू नॉट क्या है, जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करते थे 1/4 पाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्लियर है। दोबारा से थोड़ा सा देख लो, सारी इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया हमने, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आ गया, आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर एज इट इज है। मैग्नीट्यूड बता रहा हूं मैं अभी, इसकी तुम्हें डायरेक्शन नहीं बताई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिटिविटी मत बोल देना, परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्ड है, तो परमिएबिलिटी बोलना है। परमिएबिलिटी है ये फ्री स्पेस के लिए, मतलब ये मीडियम के लिए यूज की जाती है। फ्री स्पेस में अगर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो ठीक है, अगर वो किसी और मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वो चेंज हो जाएगी परमिएबिलिटी। तो फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है बेटा, फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस ये वैल्यू फिक्स है, याद कर लेंगे 10⁻⁷। तो दैट वाज द, ये बेटा एक बायोट-सावर्ट लॉ ने एक एक्सपेरिमेंटल हमें वैल्यू कैलकुलेट करके बताई थी। बेसिकली क्या हुआ था कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ये नहीं बना पाए थे। देख सकते हो ये सब कुछ चेंज था, यहाँ आइडियल साइन थीटा था, ठीक है। व्हाट इज द, हाँ यहाँ पर मैं तुम्हें और क्लियर करता हूँ, इसको लिख लो ना, फटाफट से लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ तुम्हें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आइडियल, कौन बताएगा मुझे, मैसेज में भी बता सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियल, बहुत बड़ा मीनिंग है इस आइडियल का। ये आइडियल क्या है बेसिकली, जल्दी से बता सकता है कोई इस फॉर्मूले में, ये आइडियल क्या है। यस हरी बेटा, हरी, आई एम वेटिंग योर आंसर्स। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल। हियर आइडियल इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। क्यों, दैट इज द करंट, डीएल इज द एलिमेंट, तो क्या बन गया ये करंट एलिमेंट। दिस इज आल्सो नोन एज द करंट एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट है, दिस इज द करंट एलिमेंट, आईडीएल साइन थीटा। ओके, आइडियल क्या है, आइडियल इज द साइन थीटा, आइडियल साइन थीटा, सॉरी आइडियल इज द करंट एलिमेंट।